I hope you all are fine, as we have studied in the last class, introduction of genetics and history part of the genetics. So today we will start next topic in the principle of inheritance and variations. Is it clear? So very first we will take मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट. आपको इस पर शो हो रहा है स्क्रीन पर. सो फर्स्ट पॉइंट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड मटेरियल. ओके, मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी for 7 years. Garden P's botanical name is Pisum sativum before proposing the law of inheritance. इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता है. फर्स्ट क्वेश्चन यही बन रहा है कि जो मेंडल्स ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था उसके पहले जो गार्डन पी प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कब किए थे. तो ये किए थे कब? 1856 टू 1863 तक. ओके, सो ही सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर 2 रीजन. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर चूजिंग पी प्लांट. क्या क्वेश्चन बन रहा है? व्हाट वाज द रीज़न फॉर चूजिंग पी प्लांट. मतलब इट मीन्स जो मेंडल सर ने हैं उनने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी प्लांट्स को ही क्यों चूज़ किया. ओके, सो 2 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. First reason is many varieties were available with the observable alternate form for a trait or character. फर्स्ट आपको रीज़न क्या बता रहा है यहाँ पर? many varieties were available. जो गार्डन पी प्लांट्स था उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल्स थी. किसके लिए? फॉर ऑब्जर्वेबल ऑल्टरनेट फॉर्म्स. मतलब ये नहीं था कि अकेले एक ही वेराइटी थी. जो वेराइटीज़ थी उनका ऑल्टरनेट कैरेक्टर भी वहाँ पर प्रेजेंट था ऑब्जर्वेशन के लिए. इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट रीज़न यही आ जाता है. नेक्स्ट रीज़न इज पीज आर जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड. क्यों होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड पीज आर जनरली? बिकॉज दिस इज बाइसेक्सुअल प्लांट. बाइसेक्सुअल मीन्स कि सेम प्लांट पर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट एंड कैन बी इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड. इसका डिटेल में आपको बताऊंगी आगे जब अपन एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक को पढ़ेंगे. ओके, he selected varieties that differed with respect to 7 traits with easily distinguishable contrasting forms. He selected 14 true breeding varieties as shown in the table given below. अब एक टेबल मैं आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर ला रही हूँ, वो आप सब देखेंगे, फिर अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे. ये टेबल मैंने कहीं से नहीं ली, ये सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक की है पूरी. आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलकर बैठ सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन या पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर, ये जो 7 कंट्रास्टिंग टेबल है ट्रेड्स की, ये तो टेबल है. और जो ये यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स लिए गए हैं, 14 कैरेक्टर्स तो 14 है पर पेयर्स 7 है. उन 7 पेयर्स के साथ यहाँ कंट्रास्ट में एक पेयर साथ में लिया गया है. तो फर्स्ट किस बेस पर अपन देखते हैं कैरेक्टर? शीड शेप. फर्स्ट कैरेक्टर मेंडल ने यहाँ पर शीड के शेप को लेकर लिया है. तो शीड शेप में सबसे पहले आया राउंड और रिंकल्ड शेप्ड. मीन्स जो राउंड शेप्ड मटर का दाना आपने मटर का दाना देखा होगा ना, एकदम गोल गोल हरा हरा दाना होता है. तो राउंड जो दाना है जो कैरेक्टर है उसको लिया और उसके कंट्रास्ट में रिंकल्ड कैरेक्टर को लिया. और दोनों में कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है? राउंड वाला जो डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव ट्रेट में इसको लिया. नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपने पास सीड कलर. अब सीड कलर में भी मटर में 2 टाइप्स के उन्होंने कलर्स को ले लिया सीड्स के, येलो एंड ग्रीन. तो येलो को तो डोमिनेंट ट्रेट में लिया और उसके कंट्रास्ट में ग्रीन जो सीड है उसको उन्होंने रिसेसिव ट्रेट में ले लिया. इज इट क्लियर? फ्लावर कलर में वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर कलर को लिया.
तो वायलेट डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाइट फ्लावर। ओके, पोड शेप, पोड मीन्स क्या होता है? पोड मीन्स जो मटर की पूरी फली होती है जिसके अंदर मटर के दाने सेट होते हैं उसको बोलते हैं पोड शेप्ड। तो पोड शेप्ड में इन्फ्लेटेड शेप्ड को, इन्फ्लेटेड मतलब जो स्मूथ सरफेस वाली मटर की फली होती है उसको उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट में लिया, और रिसेसिव में जो कंस्ट्रक्टेड होती है, कंस्ट्रक्टेड मीन्स जो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ वाली मटर आती है ना, अपन ने देखा होगा बहुत मोटी सी होती है, किस ऊपर नीचे दाने अंदर छोटे बड़े दाने होते हैं तो वो ऊपर नीचे ऐसी कंस्ट्रक्टेड होती है, उसको उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया। पोड कलर, अब जो अपन ने पोड पढ़ा ना या फली, जो आउटर सरफेस होती है जो उस फली की, वो उसके कलर के बेस पर उन्होंने कंट्रास्ट लिया, ग्रीन कलर एंड येलो कलर। इज इट क्लियर? अब फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में भी जो प्लांट पर जो फ्लावर लगे हुए हैं, मटर के पी प्लांट पर जो फ्लावर हैं उनकी पोजीशन को भी उन्होंने कंट्रास्टेड में यूज़ किया। सो एक्सियल जो पोजीशन थी उसको तो उन्होंने डोमिनेंट रेट में चूज़ किया, और जो टर्मिनल पोजीशन थी फ्लावर की उसको उन्होंने रिसेसिव में लिया। नेक्स्ट, स्टेम हाइट, जो स्टेम की हाइट है मतलब जो प्लांट की जो हाइट होती है उसके बेस पर उन्होंने टॉल और ड्वार्फ जो कैरेक्टर है उसको भी आप उसमें कंट्रास्टिंग पेयर में यूज किया। ये आप 10th में भी पढ़ा होगा आपने, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट का अपन ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर उनमें सेल्फ क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में ये ऐसे 100% टॉल प्लांट के रिजल्ट आए थे। आपको थोड़ा सा मेमोरी में तो होगा ये सब। ओके, अब एक कंट्रास्टिंग टेबल, जो पहले तो एक कैरेक्टर है स्टेम हाइट, स्टेम हाइट में कंट्रास्ट क्या लिया? टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर में वायलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन में एक्साइल एंड टर्मिनल, पोड शेप में इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड जो अपन यहाँ भी देख चुके हैं सब, पोड कलर में ग्रीन एंड येलो, शीट शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन। बट इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में आप लोगों को, कि जैसे यहाँ पर जो राउंड सीड का डोमिनेंट लिया है, येलो कलर है ना जो सीड का, उसको तो डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिया है, और ग्रीन कलर को रिसेसिव लिया है। जस्ट अपोजिट पोड कलर में, पोड कलर में ग्रीन कलर को तो ले लिया उन्होंने डोमिनेंट में, और येलो कलर को ले लिया है रिसेसिव में। जब भी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो राउंड एंड रिंकल्ड पढ़ा है, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन पढ़ा है, तो येलो को आप डोमिनेंट पढ़ते हैं हर जगह। तो जब आपसे पोड कलर पूछा जाता है तो आप पोड कलर में भी डोमिनेंट को ही येलो चूज़ कर देते हैं, और यहाँ आपसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब सीड कलर आएगा तब येलो डोमिनेंट बताना है, जब पोड कलर आएगा तब ग्रीन डोमिनेंट बताना है आपको वहाँ पर। इज इट क्लियर? सो ये चीज़ें तो आपकी फिंगर पर होनी चाहिए बिल्कुल। ऑल स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन 7 पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब आपके बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि टिप्स पर रखी होनी चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कि आपको टेबल पता है, आप तुरंत चालू हो जाएं कि स्टेम हाइट, टॉल ड्वार्फ, फ्लावर कलर, वायलेट वाइट, ऐसे आपको हर चीज़ बिल्कुल तुरंत आपको पूरे 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं वो आपकी फिंगर की टिप्स पर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मेंडल्स अप्रोच। अब मेंडल्स अप्रोच क्या है? इट मीन्स जो मेंडल्स ने इतने एक्सपेरिमेंट किए तो वो एक्सपेरिमेंट में मेंडल कहाँ तक पहुँच गए थे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो मेंडल से अप्रोच में सबसे पहले तो अपने को ये पता हो कि मेंडल सर ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए तो मेंडल्स मेथोलॉजी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न इंक्लूडेड मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो जो उनकी जो मेथोडोलॉजी थी इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने उसमें मैथमेटिकल लॉजिक को यूज़ किया,
जिससे कि मतलब उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब आप कहेंगे कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया? जब आप फिजिक्स या मैथ्स में जो स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना कि इस स्टेप के बाद ये आएगा, इस स्टेप के बाद। आपको रटना तो नहीं पड़ता ना, ये पूरा उठा के थ्योरी रटोगे तब भी बीच में से कुछ भूल गए तो पूरा आंसर चला गया। नहीं, उन्होंने उसको लॉजिकल कर दिया। इससे आप मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट में जितने भी थे उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। His experiment had a large sampling size that gave credibility to the data he collected. अब मतलब जो उनके एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने इतनी लार्ज साइज में सैम्पलिंग की कर चुके थे वो एक्सपेरिमेंट्स कि जो भी मतलब डाटा कलेक्ट हुआ, क्रेडिटिबिलिटी मीन्स श्योरिटी थी उनमें बिल्कुल कि ये 100% ट्रू डाटा है, उसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। मतलब वो इतने श्योर हो गए थे कि मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उनका जो डाटा बार बार उन्होंने लार्ज स्केल पर सैम्पलिंग करके एक्सपेरिमेंट करके ये श्योर करके डाटा कलेक्ट किया था कि मतलब हर बार उन्हें वही जो डेटा सामने आता था जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे, इससे वो श्योर हो गए थे कि ये भी जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है दैट इज 100% ट्रू। ओके, the confirmation of the inferences from his experiment and successive generations of his test plants proved that his result pointed to the general rules of inheritance। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लार्ज स्केल पर कर चुके थे ये मतलब इन्फेरेंस मीन्स क्या, जो उनके रिजल्ट्स थे उनमें कितनी ज़्यादा मतलब श्योरिटी थी, ये उन्होंने बताया है इसमें, ठीक है ना, और प्रूव किया है। मेंडल फर्स्ट मेड श्योर दैट ईच ऑफ द 14 वेराइटीज 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म वाज ट्रू ब्रीडिंग बाय अलाउिंग सक्सेसिव जनरेशन टू सेल्फ पॉलिनेट एंड एलिमिनेटिंग एनी ऑफ स्प्रिंग्स दैट वाज नॉट ट्रू ब्रीडिंग। इसमें क्या कह रहे हैं, मेंडल ने सबसे पहले तो ये इंश्योर किया कि जो उन्होंने 14 वेराइटीज़ ली हैं, 7 पेयर्स, आपने अभी लास्ट स्लाइड पर मैंने जो आपको टेबल शो की थी ना 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की, वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जितने भी हैं उनमें जो ट्रू ब्रीडिंग कंडक्ट हो रही है या नहीं, पूरी तरह से अलाउ हो रही है या नहीं, सक्सेस हो रही है या नहीं, और जो नहीं हो रही थी उनको एलिमिनेट कर दिया उन ऑफ स्प्रिंग्स को, है ना, जिनमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं हुई थी। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ द 7 कैरेक्टर्स इंडिविजुअली बाय कंडक्टिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एंड देन इन कॉम्बिनेशंस बाय कंडक्टिंग डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस। ही स्टडीड मतलब उन्होंने जितने भी स्टडी की इनहेरिटेंस पर, तो ईच 7 कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली कंडक्टिंग कराया। पहले किस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा। मोनोहाइब्रिड मीन्स जिनमें एक एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने पर उनमें जो रिजल्ट बने मिले अपने को F1 जनरेशन में, उनकी उन्होंने स्टडी की। फिर नेक्स्ट उसी F1 जनरेशन के कैरेक्टर्स के 2 कैरेक्टर्स को लेकर भी की, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। 3 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो ट्राइहाइब्रिड प्रोसेस हो गया। मतलब उन्होंने हर तरह से इन प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने रिजल्ट्स तैयार किए। He hybridized cross-pollinated plant with alternate forms of a trait and used the seed to generate the first filial F1 generation और first hybrid generation। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो क्रॉस पॉलिनेशन कराया प्लांट में विद ऑल्टरनेट फॉर्म्स, मतलब जो ऑल्टरनेट ट्रेट्स हैं उनके साथ, एंड यूज्ड द सीड जनरेट द फर्स्ट फीलियल, मतलब जो फर्स्ट F1 जनरेशन है उसमें उनको जो रिजल्ट मिले। He allowed each F1 of springs to self-pollinate to produce the second filial generation। अब ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो F1 जनरेशन में जो उनको ऑफ स्प्रिंग्स मिली, मतलब जो न्यू जनरेशन आई, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स आई जो मिली है ना F1 जनरेशन में, जो रिजल्ट्स मिले थे अपन ने पढ़ा था उसमें 10th में कि F1 जनरेशन में 100% टू जो प्लांट थे वो टॉल प्लांट थे, ये रिजल्ट अपने को मिला था। अब उन्होंने उन्हीं ऑफ स्प्रिंग्स को लेकर सेल्फ पॉलिनेशन कराकर F2 जनरेशन तैयार की।
Subsequently, F3, F4 generations were also raised by self pollination. ऐसी उनने आगे भी सीरियल नंबर से F3 जनरेशन के रिजल्ट लिए, फिर F4 जनरेशन के ऑल्सो रिजल्ट लिए थे. ओके, ही वॉज ऑल्सो कंडक्टेड टेस्ट क्रॉसेज. उन्होंने टेस्ट क्रॉस भी किए थे. अपन इसमें जब लॉ ऑफ डोमिनेंट पढ़ेंगे ना, उसमें अपन ये चीज़ें सारी बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें मोनो हाइब्रिड भी आ जाएगा, डाई हाइब्रिड भी आ जाएगा, टेस्ट क्रॉस भी आ जाएगा. ये सारी चीज़ें उसमें अपने को डिटेल में अपन एक्सप्लेन कर लेंगे इसकी. नेक्स्ट, अब आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपको दिख रहा है, और एनसीईआरटी के पेज नंबर में ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिया है. तो ये आ जाता है आपका टेबल नंबर 5.2 है, चैप्टर फर्स्ट में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में. इसमें ये डायग्राम शो कर रहा है कि जो मेंडल्स ने बैगिंग और एमैस्कुलेशन दो टेक्निक दी थी. तो व्हाट इज द एमैस्कुलेशन? एमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स. मतलब जो एंथर को रिमूव करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एमैस्कुलेशन. आपको इसमें डायग्राम में शो हो रहा है. देखिए आप, ये सीजर से इसने एंथर्स को कट किया और इनको कट करके ये प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अनवांटेड जो कहना चाहिए जो इसमें पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, ये वाला प्रोसेस किया जाता है. ऐसे ही जो बैगिंग टेक्निक है, नीचे आप देख रहे हैं ये बैगिंग टेक्निक है. इसमें इन्होंने क्या किया, जब एंथर्स को कट कर लिया यहाँ सीजर से, फिर इन्होंने इन फ्लावर को बैगिंग टेक्निक से यहाँ ऐसे इनको बिल्कुल पैक कर दिया बैग से, ठीक है ना. इससे क्या हुआ कि कोई भी जो पोलन ग्रेन है, अनवांटेड कोई भी पोलन ग्रेन आकर इससे जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा. नहीं तो क्या होगा, ये खुले रहेंगे. यहाँ से एंथर तो हटा दिया इन्होंने इन सब प्लांट से, बट यदि ये प्लांट यहाँ पर ऐसे ही खुले ओपन में रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी पोलन ग्रेन आएगा इन पर और आके क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा. उस अनडिजायरेबल पॉलिनेशन से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए बैगिंग टेक्निक का यूज मेंडलसन ने किया था. इज इट क्लियर? ये डायग्राम आप चाहें तो एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसमें डिटेल भी दिया हुआ है आपको. नेक्स्ट आता है अपने सामने मेंडल्स ऑब्जर्वेशन. अब मेंडल्स ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या थे मेंडल के ऑब्जर्वेशन? इतने लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, लॉट ऑफ वेराइटीज़ में किए, लॉट ऑफ सैम्पलिंग की, तो उनके रिजल्ट्स आखिर लास्ट में कंक्लूजन क्या आता अपने पास? सो द F1 हाइब्रिड ऑलवेज शोड वन ऑफ द पेरेंटल फॉर्म्स ऑफ द ट्रेट. सबसे फर्स्ट तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो उन्होंने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो उसमें उन्होंने जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट को यूज़ किया था कैरेक्टर को कंट्रास्टिंग में. ओके, तो जो रिजल्ट आया था F1 जनरेशन का, वो क्या था, 100% टॉल प्लांट. जबकि यूज़ कैसे किए थे उन्होंने, दो कैरेक्टर यूज़ किए थे, टॉल और ड्वार्फ. पर शो कौन सा हुआ था, ओनली वन ट्रेट्स. तो उनका कहना था कि दोनों में से किसी एक पेरेंटल ट्रेट्स, कोई भी एक पेरेंटल ट्रेट ही फॉर्म में आया था F1 जनरेशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज both the parental forms of the trait, contrasting forms of the trait appeared without any changes in the F2 generation. अब नेक्स्ट इन्होंने जब फिर F1 जनरेशन के रिजल्ट इनको मिले, तो उन F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स को इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया. तो उन सेल्फिंग कराई, तो उनमें क्या इनको रिजल्ट मिले कि दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर अपीयर्ड हुए. कैसे, अपन ने पढ़ा है 10th में कि जब F2 जनरेशन जो F1 जनरेशन की दो ऑफ स्प्रिंग्स को सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं ना सेल्फ में, तो उनमें रिजल्ट क्या आए थे, 3:1 का रेशो आया था. 3:1 मीन्स जो 3 प्लांट थे वो टॉल के आए थे और एक प्लांट ड्वार्फ का आया था, शो हुआ था ना कैरेक्टर. तो इनका कहना था मेंडल सर का कि जो F2 जनरेशन आई, उसमें जो दो कैरेक्टर अपन ने यूज़ किए हैं कंट्रास्टिंग पेयर, उनमें दोनों के पेरेंटल केयर F2 जनरेशन में अपीयर्ड हुए हैं विदाउट एनी चेंजेस. कोई भी उनमें ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई भी चेंजिंग नहीं आया.
एज इट इज़ दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर अपीयर्ड हुए हैं। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज the two contrasting forms or trait did not show any blending either in the F1 generation or the F2 generation। कोई चीज़ जो ऊपर बताई वही नीचे आ गई यहाँ पर कि जो दोनों कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म्स के ट्रेट थे उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं की, ना तो F2 जनरेशन में की और ना ही F1 जनरेशन में की। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ द trait that appeared in the F1 hybrids is called dominant from it appeared in the F2 generation about 3 times in frequencies as its alternate recessive form। अब एक नई बात इन्होंने यहाँ बताई। अब आप हमेशा पूछते हैं ना जब भी क्लास में मैम आपको या सर आपको ये वाला पॉइंट बताते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर, तो आप ही पूछते सर ये प्रूव कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से यही डोमिनेंट है और यही रिसेसिव है। तो इसके लिए मेंडल सर ने यहाँ पर एक ये लाइन दे दी कि उन्होंने F1 जनरेशन में जो हाइब्रिडाइजेशन कराया था उसमें जो रिजल्ट मिले थे वो कैसे थे, ऑल प्लांट इज टॉल। ये तो अपन एक कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं इसलिए बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं, ऑल प्लांट इज टॉल, मतलब दो लिए थे कैरेक्टर टॉल एंड ड्वार्फ, लेकिन शो कौन सा हुआ था F1 जनरेशन में, टॉल प्लांट। ओके, फिर उन्होंने उन्हीं ऑफ स्प्रिंग्स में फिर से सेल्फिंग कराई, तो क्या हुआ फिर F2 जनरेशन में भी जो रिजल्ट अपने को मिले उनमें 3 टाइम्स तो वही कैरेक्टर वापस से रिपीट हुआ जो F1 जनरेशन के 100% रिजल्ट थे। इट मीन्स कि जो टॉल प्लांट 100% था F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में भी 75% वही कैरेक्टर वापस रिपीट हुआ। ओनली एक कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें जो रिसेसिव वाला ट्रेट था वो उसमें शो हुआ था, जिसको उन्होंने रिसेसिव नाम दिया। इसी बेस पर उन्होंने दिया कि F1 जनरेशन में भी वो डोमिनेंट रहा, वही अपीयर हुआ, F2 जनरेशन में भी मोस्टली वही अपीयर्ड हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो कैरेक्टर बार बार अपीयर्ड हो रहा है विदाउट एनी चेंजेस, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स या डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज मेंडल्स इनफेरेंसेस। Mendel made the following inferences from his observation। Inferences means जो रिजल्ट्स आते हैं जिनकी मतलब श्योरिटी कितनी है। तो द कैरेक्टर मतलब उनको ये देखना था कि अब इसमें ऐसा क्या था। द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर्स दैट आर स्टेबली पास्ड डाउन विदाउट एनी चेंज from the parents to the offsprings through the gametes। अब उन्होंने एक बात इसमें उनको बार बार मतलब उन्होंने जब इतने एक्सपेरिमेंट किए तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी क्या चीज़ है, मतलब कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कर रही है और जो मतलब जो स्टेप बाय स्टेप पास हो रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स में और गैमेट्स के थ्रू। तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो है। फिर उन्होंने उस पर स्टडी की और उस चीज़ को नाम दिया उन्होंने फैक्टर्स, जिसको आज हम बोलते हैं जीन्स। ओके, तो द फैक्टर्स आर अकर्स इन पेयर, और उन्होंने ये मतलब अपनी थ्योरी दी कि फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं। ओके, अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे भी ले सकती हूँ वैसे तो, कि जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की भी डेफिनेशन है, डाईहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स इट इज़ द इंडिविजुअल्स दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर द एलील्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, मतलब जिनमें ओनली वन कैरेक्टर को लेकर अपन क्रॉस करवाते हैं। ठीक है ना। एलील्स मीन्स जीन विच कोड फॉर अ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज जीन्स, मतलब उनका कहना था कि जो एलील्स का मतलब है कि ये कोड करती हैं उन ट्रेड्स को जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, एलील्स कैन बी सिमिलर होमोजाइगोट, जैसे टी है ना, कैपिटल टी लेते हैं ना अपन, और स्मॉल टी,
ऐसे ही एलिल्स कैन बी डिसिमिलर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में अपन ने जब सेल्फ क्रॉस कराया था ना, तो उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी का गैमेट फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। और होमोजाइगस कैसा होता है, जिनमें सेम गैमेट्स होते हैं। ओके, इट क्लियर। वैसे यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट में अब आपको लूँगी, इसमें नेक्स्ट जो क्लास लेंगे अपन, उसमें मैं आपको पूरा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बिल्कुल मैं आपको जो एनसीईआरटी है उसके ही थ्रू पूरा कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट में अपन ले लेंगे इसमें इनहेरिटेंस ऑफ जीन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल में ले लेंगे, जो अपन ने थोड़ा थोड़ा यहाँ इनके पॉइंट्स को यहाँ पर टच कर लिया है। थैंक यू।